हाँ जी, लिखा हुआ है कि हैलोएनीन जो होती हैं वो कम रिएक्टिव होती हैं हैलोएल्कीन्स के कंपैरिजन में टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हैलोएनीन जो है वो कम रिएक्टिव क्यों है? तो इसके जो रीजंस आपने लिखा है, पहला रीजन आपने लिखा है रेजोनेंस इफेक्ट। पहला रीजन आपने लिखा है रेजोनेंस इफेक्ट। तो रेजोनेंस इफेक्ट से क्या हुआ? सिंपल सी बात है, रेजोनेंस इफेक्ट से क्या हुआ? रेजोनेंस होगा, उससे क्या होगा? बेंजीन और देखिए जो आपको रेजोनेंस पहले भी कई बार बता चुके हैं, जैसे कि हम लोग क्लोरोबेंजीन लेते हैं तो लोन पे इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन के पास एंड दीज इलेक्ट्रॉन आर इन्वॉल्व्ड इन रेजोनेंस विद बेंजीन, रेजोनेंस होगा, इस तरीके से रेजोनेंस होगा। और रेजोनेंस जब होगा तो बेंजीन और Cl के बीच में क्या आएगा? पार्शियल डबल बॉन्ड। पार्शियल डबल बॉन्ड आने की वजह से इट इज डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियोफाइल टू रिप्लेस दिस Cl। इसको यहाँ से हटाना डिफिकल्ट होगा, ऐसे रेजोनेंस होगा। तो रेजोनेंस की वजह से आप जान रहे हैं कि यहाँ पर जो हैलोजन और कार्बन है इसके बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। मालूम है सबको? खाना बोलो। रेजोनेंस होता है, कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनते हैं? 5। जब आप हाइब्रिड बनाते हो तो आप हाइब्रिड स्ट्रक्चर में क्या दिखाते हो? आप ये दिखाते हो कि बेंजीन और Cl के बीच में क्या होगा? यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड होगा, रिंग में भी पार्शियल डबल बॉन्ड होगा, इस तरीके से आप शो करते हो। तो इस पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से इट इज डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियोफाइल टू रिप्लेस दिस हैलोजन क्लोरीन ब्रोमीन जो भी यहाँ पर प्रेजेंट होगा, इसको यहाँ से हटाना डिफिकल्ट होगा। तो पहला रीजन तो आपने ये लिखा हुआ है, आ गया समझ में? पहला रीजन तो ये लिखा हुआ है, पढ़ के देख लीजिए। सेकंड रीजन क्या लिखा हुआ आपने? सेकंड रीजन क्या लिखा हुआ है? ऐसे आप हाइब्रिड, यहाँ पे हाइब्रिड बना देता हूँ, 4-5 स्ट्रक्चर होते हैं आप जानते हैं, और हाइब्रिड की वजह से यहाँ पर ये हो गया पार्शियल डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड। तो पहला रीजन तो ये है सर। सेकंड रीजन देखो क्या है, अब रेजोनेंस जब होगा, रेजोनेंस जब होगा तो रेजोनेंस की वजह से आप क्या देख रहे हैं? रिंग पर, परसों भी आपको बताया था फ्राइडे की क्लास में कि रेजोनेंस की वजह से रिंग पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, जो ऊपर से इलेक्ट्रॉन को डीलोकलाइज होकर नीचे आ रहे हैं, रिंग पे इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, अरे बढ़ गए नहीं बढ़ गए? ठीक। तो बेंजीन जो है हमारे पास है, बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिच है, कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन रिच है, कैसे इलेक्ट्रॉन रिच मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स इसके पास है। वैसे भी 3 पाई बॉन्ड है इसके पास, ऊपर से जो इलेक्ट्रॉन ऊपर है हैलोजन पे वो भी रेजोनेंस करके नीचे आ रहे हैं, तो रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत हाई है। बेंजीन रिंग पे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि जो हैलो एरीन का रिंग है, हैलो एरीन का रिंग है सर, ये इलेक्ट्रॉन रिच है। क्या है ये? इलेक्ट्रॉन रिच है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स इसके पास होंगे। और न्यूक्लियोफाइल भी हमारा नेगेटिवली चार्ज होता है, तो क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल के इलेक्ट्रॉन रिच क्लोरोबेंजीन के बेंजीन तक अप्रोच करना क्या होगा? आसान होगा, मुश्किल होगा? ये एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो एक ये रीजन भी आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियोफाइल इस Cl को हटाकर इसकी जगह लेगा, लेकिन ये पॉसिबल तभी हो पाएगा जब ये अप्रोच करें क्लोज एक दूसरे के पास। लेकिन बिकॉज ऑफ पॉसिबल रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन रिच बेंजीन एंड न्यूक्लियोफाइल, इनके बीच में रिपल्शन की वजह से न्यूक्लियोफाइल आसानी से क्लोरोबेंजीन के बेंजीन तक अप्रोच नहीं करेगा। सेकंड रीजन आपने ये लिखा हुआ है, चांसेस थोड़े से कम हो, इसलिए रिएक्शन बहुत स्लो होगा। आगे समझ में? थर्ड रीजन क्या लिखा हुआ है आपने? थर्ड रीजन जो लिखा हुआ है, थर्ड रीजन ये है कि चलो मान लिया कि हमारा जो हैलोएनीन्स है ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाएगा, मान लिया, या आसानी से दिखाएगा, मान लिया। चलो SN1 मैकेनिज्म की बात करते हैं। हम चाहते हैं कि ये हैलोएनीन क्लोरोबेंजीन SN1 मैकेनिज्म से रिएक्शन करे। तो SN1 मैकेनिज्म से रिएक्शन में क्या होता है बताओ? पहले स्टेप में क्या होता है? पहले स्टेप में हमारा हैलोजन निकलता है, ठीक है, हमारा हैलोजन निकल गया। तो ये हैलोजन अगर तुम यहाँ से हटा दोगे तो पीछे क्या छोड़ जाएगा? यस, कार्बोकेटाइन। कौन सा कार्बोकेटाइन? ये
यहाँ पे Cl था, Cl निकल गया बाहर, और जिस कार्बन पे Cl जुड़ा था वो कैसा हो गया? पॉजिटिव। इसको बोलेंगे फिनाइल कार्बोकेटाइन। क्या बोलेंगे? अब आपको याद हो, आपको बताया था फिनाइल कार्बोकेटाइन की भाई SN1 मैकेनिज्म में रिएक्शन कितना फास्ट होगा नहीं होगा, ये किस पे डिपेंड करता है? स्टेबिलिटी ऑफ, बढ़िया। तो अगर मान लिया हमारा हैलोएरीन SN1 मैकेनिज्म शो करता है, मान लिया, तो वो बनाएगा फिनाइल कार्बोकेटाइन। क्या फिनाइल कार्बोकेटाइन स्टेबल है? नहीं है, क्योंकि देखो पाई के बाद सीधा कैसा चार्ज आ गया? कंजुगेशन रिंग में तो है पाई सिग्मा, लेकिन पाई के बाद सीधा देखो कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। यानी कि इसमें कोई रेजोनेंस या कोई स्टेबिलिटी नहीं है। फिनाइल कार्बोकेटाइन में कोई स्टेबिलिटी नहीं है। तो फिनाइल कार्बोकेटाइन जो आपके पास है वो क्या है? इट इज हियर व्हाट? इट इज हियर अनस्टेबल। ये अनस्टेबल है सर, ये अनस्टेबल है, इट इज अनस्टेबल। एंड ड्यू टू अनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कार्बोकेटाइन, क्लोरोबेंजीन रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म से बिल्कुल भी नहीं कर सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं कर सकता, क्योंकि जो कार्बोकेटाइन वो बना रहा है वो कार्बोकेटाइन क्या नहीं है? स्टेबल नहीं है। आया समझ में? तो ये पॉसिबल रीजंस है जिनकी वजह से हम कहते हैं कि जो हैलोएरीन्स हैं ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से शो नहीं करते हैं। तो पहला रीजन आपने लिखा रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट में आप देख पा रहे हैं कि रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से हैलोजन और बेंजीन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल के लिए इस हैलोजन को यहाँ से रिप्लेस करना डिफिकल्ट होगा। सेकेंड थिंग आपने कहा कि हैलोरीन में जो बेंजीन है वो इलेक्ट्रॉन रिच है और न्यूक्लियोफाइल भी आपका इलेक्ट्रॉन रिच होता है। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का हैलोरीन तक अप्रोच करना डिफिकल्ट है बिकॉज ऑफ पॉसिबल रिपल्शन बिटवीन दीज टू। एंड द थर्ड वन, अगर हमने मान भी लिया कि हैलोरीन जो SN1 मैकेनिज्म से रिएक्शन शो करता है, तो हम ये देखेंगे कि हैलोजन निकलने के बाद जो कार्बोकेटाइन को फॉर्म करता है फिनाइल कार्बोकेटाइन, वो कैसा है? अनस्टेबल है। तो अनस्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा है तो रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है बात? ये मेरे पास है क्लोरोबेंजीन, राइट? अब बेटे इसकी रिएक्शन मैंने करवाई KOH के साथ या NaOH के साथ, एक्वस NaOH। कौन है इसमें न्यूक्लियोफाइल? Na+ और साथ में क्या लिखोगे? यस, Na+OH-। कौन है न्यूक्लियोफाइल? OH नेगेटिव इज अ न्यूक्लियोफाइल। चलो करो इस रिएक्शन को कंप्लीट। एक रिएक्शन ये है, इसे कंप्लीट करो, और एक रिएक्शन ये है, इसे कंप्लीट करो। सेम रिएक्शन है NaOH के साथ। एक बार मैंने हैलो एल्केन ले लिया और एक बार मैंने हैलो एरीन ले लिया। कहा बेटा रिएक्शन को कंप्लीट करो। तो सेकंड रिएक्शन में आपने Cl को हटा के OH लिया, ठीक है, बहुत बढ़िया। न्यूक्लियोफाइल आपका OH था, OH ने Cl को रिप्लेस कर दिया, यहाँ पे OH आ जाएगा, यहाँ से जो Cl निकलेगा वो Na के साथ NaCl। फर्स्ट रिएक्शन करें। अच्छा, एरो के ऊपर कुछ नहीं लिखा, इसका क्या मतलब हो कि जो रिएक्शन है वो रूम टेम्परेचर पे हो रही है, कोई आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है। एरो के ऊपर कुछ नहीं लिखा। अब बताओ ऊपर की रिएक्शन कितने लोगों ने कंप्लीट कर ली? होगी रिएक्शन? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी भाई? क्यों नहीं होगी? आगे बोलो, डिसाइडिंग क्यों नहीं होगी? हाँ, न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव है। हाँ ठीक है, कौन रिएक्टिव है? अच्छा, आप कह रहे हैं कि हैलोरीन इतना कम रिएक्टिव है कि न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है, ये कहना चाह रही है। आप ये भी कह सकती हैं कि न्यूक्लियोफाइल किसको रिप्लेस नहीं कर पाएगा? Cl को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। मेन रीजन क्या है Cl को रिप्लेस ना कर पाने का? जो मेन रीजन है, ऐसे मैंने आपको 3 रीजन लिखा है, लेकिन मेन रीजन क्या है जो इसको रिप्लेस नहीं कर पा रहे?
रेजोनेंस की वजह से यहाँ पे क्या होगा, चलिए बढ़िया। तो आप कह रहे हैं कि सर ये रिएक्शन नहीं होगा, बिल्कुल सही है, रिएक्शन नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। लेकिन अगर मैं कंडीशन लगा दूँ तो इम्पॉसिबल तो नहीं है ना, हो सकता है, बिल्कुल होगा। लेकिन अगर आप रिएक्शन कंडीशन लगाते तो रिएक्शन होगा। सर वो रिएक्शन कंडीशन क्या है? रिएक्शन कंडीशन है 623 केल्विन टेम्परेचर लेना होगा बेटे, 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर लेना होगा और एसिड लेना होगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये OH Cl को रिप्लेस कर देगा। जबकि नीचे हमें उसी रिएक्शन को करवाने के लिए कोई भी रिएक्शन कंडीशन नहीं लगाना पड़ रहा है। तो यहाँ से साफ ये पता लगता है कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, हेलो एल्कीन, बिना किसी कंडीशन के ये न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट कर गया, और हेलो एरीन बिना कंडीशन के न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। अब ये कंडीशन लगाओगे तो अब बिल्कुल आपका OH हटाकर क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। सब पहले से बात। अब Cl नेगेटिव बाहर हो, ये क्या बना, बेंजीन के ऊपर OH क्या होता है, फिनॉल। तो क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बन गया, क्लोरोबेंजीन से क्या बन गया, फिनॉल बन गया। बोलो क्लियर है, डन। ओके, अगली कहानी देखेंगे। आपने कहा हेलोरीन क्या है, लेस रिएक्टिव है। मान के बाद आपकी कि हेलोरीन लेस रिएक्टिव है और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से शो नहीं करता। ऊपर भी रिएक्शन जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जिसमें हमारे न्यूक्लियोफाइल ने Cl को सब्स्टिट्यूट किया है। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि रिएक्शन आसानी से नहीं हो पा रहा है। वी नीड सर्टेन रिएक्शन कंडीशन। ठीक, बढ़िया। एट द सेम टाइम आपने क्या पॉइंट लिखा है कि अगर मैं हेलोरीन की ऑर्थो पोजीशन, आपको मैंने भी सिखा रखा है, इसको 1 पोजीशन कहेंगे, 2, 3, 4, 5 और 6। 2 और 6 को कौन सी पोजीशन कहते हैं, ऑर्थो, है ना। 3 और 5 को क्या कहते हैं, 4 को। तो ये कह रहे हैं कि अगर आप ऑर्थो या पैरा, नॉट एट मैटर, मैटर नहीं, ऑर्थो या पैरा, पॉइंट टू बी नोटेड, ऑर्थो ले लो चाहे ले लो, 2 पे जोड़ दो चाहे 6 पे जोड़ दो, दोनों ऑर्थो। अगर आप हेलोरीन की ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जोड़ दें, क्या जोड़ दें, जैसे कि NO2, NO2 एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। अभी आप ही मुझे बताएंगे क्यों, पर फिलहाल मैं बोल रहा हूँ कि NO2 क्या है सर, एक ये इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। 2 तरह के ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग और दूसरा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो NO2 एक बहुत अच्छा क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। तो आपने हेलोरीन की ऑर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जोड़ दिया, जैसे कि क्या जोड़ दिया, NO2। ये काम आप पैरा पे भी कर सकते हैं, अरे बोलो, ये काम आप पैरा पे भी कर सकते हैं। चलो यहाँ पे अगर मैं इसकी जगह यहाँ पे जोड़ दूँ, पैरा पे जोड़ दूँ, तो दिक्कत नहीं है, पैरा पे जोड़ दूँ या पैरा पे जोड़ दूँ। ये देखो, ये NO2 ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग। तो सर रिएक्शन जो है ना, वो हेलोरीन जो है इसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी भाई, इस NO2 को जोड़ने से रिएक्टिविटी बढ़ गई। क्या बोला, ये जोड़ने से रिएक्टिविटी बढ़ गई। अब यही रिएक्शन जो तुम ऊपर लिख रहे हो, यही रिएक्शन आपकी अभी भी क्या रिएक्शन कंडीशन लगानी पड़ेगी, लेकिन इतनी हार्श रिएक्शन कंडीशन आपको नहीं लगानी पड़ेगी। यानी ये अब इसके लिए रिएक्शन केवल 443 केल्विन पर हो जाएगी। 623 से रिड्यूस होकर कितनी आ गई, 423। प्रेशर की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, हाँ एसिड आपको चाहिए होगा। तो अब यही रिएक्शन जो 623 और 300 एटमॉस्फेयर पे हो रही थी, वही रिएक्शन आपके कितने केल्विन पे होने लगी, 443 केल्विन पर। तो रिएक्टिविटी बढ़ी या कम हुई, बढ़ गई। किसने बढ़ाई होगी, NO2 ने। NO2 का नेचर कैसा है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग। चलो ये हो गया। उसके बाद अगर हम NO2 और जोड़ दें, ऐसा तो हो सकता है कि ये पैरा पे जोड़ा, पैरा पे कहाँ जोड़ दो, ऑर्थो, मैटर पे नहीं। रीजन समझाऊंगा मैटर पे क्यों नहीं।
3 और 5 पे नहीं, 2 6 पे जोड़ दो या 4 पे जोड़ दो। तो यार हमने 2 जगह NO2 जोड़ दिया, ऑर्थो पे भी जोड़ दिया और पैरा पे भी जोड़ दिया। अब बताओ रिएक्शन की रिएक्टिविटी और बढ़ेगी या कम हो जाएगी? अरे जोर से बोल दो, और बढ़ जाएगी। जब एक NO2 के जोड़ने से रिएक्टिविटी बढ़ गई, तो अगर आप 2 NaOH जोड़ोगे ना तो रिएक्टिविटी और बढ़ जाएगी। रिएक्टिविटी में क्या बदलाव आ जाएगा? यही रिएक्शन केवल और केवल आपके 368 केल्विन पर होगी। यहाँ पे OH सॉरी Cl होगा, केवल कितने केल्विन पे? 368 केल्विन पे होने लगेगी इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। देखो कहाँ से कहाँ, ये देखो टेम्परेचर कम, देखो और कम, तो सारा कमाल कौन दिखा रहा है? NO2 दिखा रहा है। NO2 की वजह से ऐसा हुआ है। तो Cl को हटा के क्या कर दो? OH कर दो, और यहाँ क्या है? NO2, और यहाँ क्या है? बोलो क्लियर है? अरे बोलो। अब 3 NO2 जोड़ देंगे सर, 3 कैसे? कौन कौन सी पोजीशन पे? और तो कितनी होती है? 2, तो दोनों पे जोड़ दो, दोनों पे जोड़ दो, और पैरा पे भी जोड़ दो। मतलब ये क्लोरोबेंजीन, यहाँ भी NO2 जोड़ दो, यहाँ भी जोड़ दो, यहाँ भी जोड़ दो, NO2। तो रिएक्टिविटी तो बिल्कुल रॉकेट बन जाएगी। अरे बनेगी, ये लीजिए। अब आपने इसकी रिएक्शन करवाई है NaH क्या? अब ये देखो NaH, पानी भी क्या OH नेगेटिव देता है? अरे देता है, नहीं देता है? देता है। पर NaOH ज़्यादा अच्छा, NaOH से आपको OH नेगेटिव आसानी से मिलेगा, बिकॉज NaH इज आयनिक कंपाउंड, ये आसानी से आपका OH नेगेटिव देगा। पानी आसानी से क्या नहीं देता? लेकिन भाई ये इतना ज़्यादा रिएक्टिव हो गया है अब ये NO2 के जोड़ने से, यार इसमें पानी मिलाओ और थोड़ा सा गर्म कर दो, थोड़ा सा गर्म कर दो, वाओ, तो भाई इससे क्या निकलेगा? और इसको रिप्लेस कर देगा। अब आप देख सकते हो कि रिएक्टिविटी कितनी बढ़ गई केवल पानी मिलाने से, और उसको थोड़ा सा गर्म करने से ही आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया। Cl आपका NO2 के वजह से रिप्लेस हो गया, तो रिएक्टिविटी बहुत फास्ट हो गई। तो हमने ये सीखा इन अ नटशेल कि हैलोरीन वैसे कम रिएक्टिव होती है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, लेकिन अगर हम हैलोरीन की ऑर्थो पैरा पोजीशन पर क्या जोड़ दें, कोई ऐसी चीज़ जोड़ दें जिसका नेचर कैसा हो, जैसे कि NO2 बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ने से ऐसे रीजन में भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि आप हैलोरीन की रिएक्टिविटी कैसे बढ़ा सकते हो टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आपका आंसर क्या होगा? बाय अटैचिंग व्हाट? सम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लाइक NO2 at which position? Not at matter। तो अभी रीजन समझेंगे why not at matter। और इसने ऐसा क्या कर दिया, इस NO2 ने ऐसा क्या कर दिया कि रिएक्टिविटी बिल्कुल भागने लगी बहुत तेजी से। वो जो रिएक्शन हो ही नहीं रहा था, बड़ी हार्श कंडीशन लगानी पड़ती थी, एक NO2 जोड़ने से वो केवल 443 केल्विन पे होने लगा, 2 NO2 जोड़ने पे वो 358 केल्विन पे होने लगा, और 3 NO2 जोड़ दिया तो केवल पानी के साथ भी रिएक्शन हो गया। तो रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो देखेंगे कि ऐसा इसने क्या किया होगा। ठीक है, आया समझ में? नोट करो। ये मैंने NO2 को बेंजीन पे जोड़ा, और जैसे ही बेंजीन NO2 पे जुड़ा ये रेजोनेंस इफेक्ट हुआ। रेजोनेंस में कॉन्जुगेशन चाहिए, ऑल्टरनेट पोजीशन में पाई सिग्मा बॉन्ड चाहिए। यहाँ पे बहुत अच्छे हैं, पाई है, सिग्मा है, पाई है, इधर की तरफ चलो, पाई फिर सिग्मा फिर पाई, पाई सिग्मा, पाई पाई सिग्मा पाई। अच्छा कॉन्जुगेशन है, रेजोनेंस इफेक्ट होगा। ये कौन सा रेजोनेंस है सर? -R। जब इलेक्ट्रॉन बेंजीन से दूर चले जाते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बेंजीन से निकलकर NO2 की तरफ जा रहे हैं, तो ये माइनस रेजोनेंस इफेक्ट है। अब आप खुद देखो, क्या बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन की कमी हुई या इलेक्ट्रॉन बढ़े? इलेक्ट्रॉन की कमी। अरे क्या दिख रहा है तुम्हें इस पोजीशन पे? फिर यहाँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉजिटिव? इलेक्ट्रॉन
डेफिशिएंसी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी किसने कर दी बेंजीन पे? NO2 ने, NO2 ने कर दी। आ गया समझ में? NO2 ने ये बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी कर दी, यानी कि ये माइनस R इफेक्ट है, माइनस M इफेक्ट भी बोल सकते हैं, माइनस R इफेक्ट है, ये है। दूसरी बात, अगर NO2 बेंजीन पे जुड़ा हुआ है तो आप ये भी जानते हैं कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से क्या होती है? तो ये कार्बन जिसको मैंने 1 बोला है, 1 नंबर का जो कार्बन है और नाइट्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है, इसमें नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो नाइट्रोजन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा इस कार्बन से, फिर ये कार्बन खींचेगा इस कार्बन से, ये कार्बन इस कार्बन से। ये कौन सा इफेक्ट है भाई? जब कोई एटम कार्बन के साथ जो बॉन्ड बना रहा हो और कार्बन और उसके बीच में जो बॉन्ड हो उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर ले, ये कौन सा इफेक्ट है? माइनस आई, बिल्कुल माइनस आई। अब आप दोनों इफेक्ट्स देखो, नाइट्रो जब बेंजीन पे जोड़ रहा है तो 2 इफेक्ट शो कर रहा है, माइनस आर और माइनस एम, माइनस आर और माइनस आई। दोनों ही इफेक्ट्स में ये क्या कर रहा है? बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, बेंजीन को इलेक्ट्रॉन दे नहीं रहा। इसीलिए NO2 को क्या कहा गया है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। तो जितने भी ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो रिंग पर बेंजीन पे जुड़ने के बाद उससे इलेक्ट्रॉन पुल करते हैं, चाहे रेजोनेंस इफेक्ट शो कर रहे हो चाहे माइनस इंडक्ट इफेक्ट शो कर रहे हो, अगर वो इलेक्ट्रॉन पुल करते हैं तो आप उन्हें इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप कहते हो। NO2 एक बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है क्योंकि इसके अंदर 2 इफेक्ट काम कर रहे हैं। कौन कौन से? और दोनों ही इफेक्ट क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? खींच रहे हैं। इसीलिए आपका ये बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप कहा जाता है। आया समझ में? अरे आ गया समझ में? ठीक। अब ये बात कर रहे थे है किसकी? इसको नोट करो पहले आप जरा। तुमने रिंग नहीं बनाई भाई, तुम्हारे कभी बेंजीन चल रहे कभी साइक्लोहेक्सेन। ये हैलोएरिन यानी कि क्लोरोबेंजीन के अंदर प्लस आर इफेक्ट है जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, और आप देख पा रहे हैं कि प्लस आर इफेक्ट की वजह से रिंग पर इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए हैं? बढ़ गए हैं सर। कौन कौन सी जगह पे बढ़े हैं? 2 पे बढ़ा, इलेक्ट्रॉन 4 पे बढ़ा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन है हमें नेगेटिव पीस शो कर सकते हैं। तो बेंजीन पर हाइड्रोजन जुड़ा होगा तो वो रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा, प्लस आर इफेक्ट, प्लस आर इफेक्ट है, और रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई है? बढ़ गई है। अरे बढ़ गई है, बढ़ेगा, बढ़ गई, ओके। तो एक रीजन मैंने आपको क्या बताया था अभी कि न्यूक्लियोफाइल हैलोरीन पे रिएक्ट करने से क्यों कतराता है? न्यूक्लियोफाइल हैलोरीन के साथ रिएक्शन नहीं करना चाहता। अभी आपको बताया था कंडीशन लगानी पड़ी आपको, 623 केल्विन है, इतने सारी कंडीशन लगानी पड़ी, तब जाकर न्यूक्लियोफाइल इसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच है। अभी लिखा आपने रीजन यार, इलेक्ट्रॉन रिच है। न्यूक्लियोफाइल किसे कहते हैं? जिसके पास क्या हो? एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हो। और रेजोनेंस की वजह से हैलोरीन में भी क्या आया है? इलेक्ट्रॉन आ गया, रिंग इलेक्ट्रॉन आ गए, तो लाइक चार्जेस। हमारी जो रिंग है, बेंजीन रिंग है, इसमें इलेक्ट्रॉन आ गए, इलेक्ट्रॉन रिच हो गई है ये। और न्यूक्लियोफाइल में आपका इलेक्ट्रॉन रिच होता है, तो न्यूक्लियोफाइल इस रिंग की तरफ आने से कतराता है, रिपल्शन हो जाता है। इस वजह से न्यूक्लियोफाइल इससे आसानी से अटैक नहीं करता। अब आप चाहते हैं कि यार NO2 जो ये आपका जो न्यूक्लियोफाइल है ये रिंग पे अटैक करे, तो क्या करोगे तुम? ऐसा क्या कर सकते हैं आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि न्यूक्लियोफाइल उसकी तरफ अट्रैक्ट हो? सर आप इन इलेक्ट्रॉन्स का डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, रेजोनेंस हो रहा है, रिंग पर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, देख रहे हैं आप, रिंग इलेक्ट्रॉन रिच हो गई, बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल इस रिंग की तरफ अप्रोच नहीं करना चाहता, लाइक चार्जर रिपेल ईच अदर। तो हम ऐसा क्या करें कि न्यूक्लियोफाइल इस रिंग की तरफ अप्रोच करें? हम ऐसा क्या कर सकते हैं? सर हम इस रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन जो इसके ऊपर बढ़ गए हैं उनको क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। क्या है आपके हाथ में इलेक्ट्रॉन कम करना? हाँ जी। अगर मैं इस जगह पर या इस जगह पर
क्या जोड़ दो NO2, तो NO2 क्या कर लेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा, रिंग पर रेजोनेंस हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा रिंग से, और इन पोजीशन पे ही इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे NO2 को जोड़ के रेजोनेंस इफेक्ट हो जाएगा, और रेजोनेंस होगा तो रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, क्या जोड़ने से, इस तरीके से रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। आगे समझ में कि नहीं आया, एक जोड़ा था यहाँ पे तो रिएक्टिविटी बढ़ी, तो यहाँ भी जोड़ दिया और यहाँ भी जोड़ दिया और बढ़ गई, यहाँ जोड़ दिया, यहाँ जोड़ दिया, यहाँ जोड़ दिया, यहाँ जोड़ दिया। मैटा पे NO2 जोड़ोगे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्यों, मैटा मतलब कौन सी पोजीशन, 3 और 5। अब तुम सोचो कि क्लोरोबेंजीन पे NO2 कहाँ जोड़ दो, 3rd नंबर पे, और सोचो कि रिएक्टिविटी बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर NO2 को से फायदा लेना चाहते हो तो NO2 को कहाँ जोड़ोगे, अब इसी बात का आंसर दे दो कि मैटा पर क्यों फर्क नहीं पड़ा, मैटा पे जोड़ने से कोई फायदा नहीं, क्यों, क्योंकि आप देखो रेजोनेंस में क्या हो रहा है, तीसरे और 5वें नंबर पे इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा है, अरे आ रहा है क्या, अब तुम NO2 को एक ऐसी जगह खड़ी कर दोगे, ऐसे बस स्टॉप पे खड़ा कर दिया तुमने, NO2 यहाँ लगा दिया जहाँ बस आपकी इलेक्ट्रॉन कहाँ है, यहाँ पे है, तो यहाँ पे NO2 को जोड़ के फायदा है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे NO2 को जोड़ के फायदा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, NO2 को जोड़ के फायदा है। आप अगर 3 और 5 पे जोड़ोगे तो वहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती ही नहीं, तो वहाँ NO2 को जोड़ने को फायदा नहीं, तो इसलिए NO2 अपना असर कब दिखाएगा, तो ऑर्थो और पैरा पर होगा। NO2 और NO2 जैसे जितने भी क्या होंगे इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप वो रिएक्टिविटी बढ़ाएंगे। आया समझ में, आपको आया समझ में। अब आप बिल्कुल बात का आंसर दें कि मेरे पास इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल नहीं मेरे पास, सपोज मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, कोई इलेक्ट्रोफाइल मेरे पास है और हैलोरीन बगल में पड़ा हुआ है, ये हैलोरीन क्लोरोबेंजीन बगल में पड़ा हुआ है और बगल में इलेक्ट्रोफाइल है, तो क्या इलेक्ट्रोफाइल इस क्लोरोबेंजीन की तरफ अप्रोच करेगा, क्या आपका इलेक्ट्रोफाइल इस क्लोरोबेंजीन के साथ रिएक्शन करने में इंटरेस्टेड है, न्यूक्लियोफाइल तो नहीं था, रीजन समझा दिया मैं, न्यूक्लियोफाइल तो नहीं था, क्या इलेक्ट्रोफाइल इस क्लोरोबेंजीन के साथ या हैलोरीन के साथ रिएक्शन करने के लिए इंटरेस्टेड है, बताओ मिस्टर ऋषभ है, यदि जोर जोर से चिल्ला रहा हूँ माइक लगा लगा के, बताओ क्यों है, क्या आंसर है इसका, क्यों, कितना आसान सा आंसर है कि इलेक्ट्रोफाइल इस क्लोरोबेंजीन के साथ रिएक्शन करने पे इंटरेस्टेड है, क्योंकि भाई साहब इसको ये इलेक्ट्रॉन लविंग चीज है और यहाँ बहुत सारे आपके इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं, साफ साफ रेजोनेंस हो रहा है और साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, कुछ पोजीशन पे तो इलेक्ट्रॉन का खजाना है, कहाँ पर है, ये देखो इलेक्ट्रॉन पड़े हुए भाई, ये देखो इलेक्ट्रॉन, ये खुश है भाई साहब, ये खुश है, मैं इस क्लोरोबेंजीन के साथ रिएक्शन करूँगा, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, और यहाँ भी क्या है, हाँ यहाँ कौन होता है, यहाँ न्यूक्लियोफाइल होता, तो न्यूक्लियोफाइल से नखरे दिखाता, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल खुद इलेक्ट्रॉन रिच है और वो यहाँ नहीं जाना चाहेगा, इसलिए हैलोएरिन की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो मुश्किल है, इम्पॉसिबल नहीं है, मुश्किल है, लेकिन उनकी तुलना में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है, आसान। तो इलेक्ट्रोफाइल कौन सी पोजीशन पे जाके अटैक करना पसंद करता है, यहाँ पर या फिर आगे समझ में, तो अगली हेडिंग क्या होगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हैलोएरिन्स। अब अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, अब इस बात को कंप्लीट करना, हैलोएरिन्स कब रिएक्टिव होती है, क्या ये बात पूरी कंप्लीट है या आधी अधूरी है, इसको कंप्लीट करेंगे क्या, आपका क्वेश्चन होगा हैलोएरिन कब रिएक्टिव होती है, कब, जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो, लेकिन कंपैरेटिवली क्या होती है, ज्यादा रिएक्टिव कब, जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आ गई समझ में बात, इलेक्ट्रोफाइल अगर है तो रिएक्शन कंपैरेटिवली आसान होगा, न्यूक्लियोफाइल अगर है तो रिएक्शन आसानी से नहीं होगा। तो बच्चे दिमाग में, ज़्यादातर बच्चे दिमाग में बना देते हैं कि हैलोरीन बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, मास्टर ने बताया था बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, अरे ये भी तो देखो कि कंडीशन के हिसाब से, अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करने वाला है तो कम रिएक्टिव है, अगर इलेक्ट्रोफाइल है तो कंपैरेटिवली ज़्यादा रिएक्टिव है, समझ में आएगी बात।
तो हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हैलोअरीन्स। पहली रिएक्शन है हैलोजिनेशन। आपको हैलोअरीन का हैलोजिनेशन करवाना है। बेंजीन में हैलोजन जुड़ा हुआ है, हैलोअरीन हो गया, एक और हैलोजन जोड़ना है। लो सर, ये क्लोरोबेंजीन है, ये क्लोरोबेंजीन है, इसमें एक और हैलोजन जोड़ना है। दैट इज हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन का मतलब होता है रिंग पर क्या जोड़ना, हैलोजन। तो एक हैलोजन तो पहले से था, एक और जोड़ना है। कोई भी जोड़ दो, Br Cl कुछ, कैसे जोड़े सर? Cl2। यहाँ पे दो कंडीशन मैं लिख रहा हूँ, आपको बताना है कौन सी कंडीशन सही होगी। एनहाइड्रस AlCl3, एक ये है, ऐसे होगा, या फिर ये एनहाइड्रस AlCl3 500 केल्विन टेम्परेचर 150 एटमॉस्फेयर प्रेशर। बताइए कौन सी रिएक्शन कंडीशन सही लग रही है? हाँ जी, आप बताओ। सेकेंड वाली, फर्स्ट वाली? सेकेंड वाली नहीं, क्यों? क्यों सेकेंड वाली क्यों नहीं लग रही है आपको? क्योंकि हैलोजिनेशन एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कौन सी रिएक्शन है। इसमें इलेक्ट्रोफाइल होगा, वो भी बताऊंगा कौन इसमें इलेक्ट्रोफाइल है क्या है। तो इतना समझ लो कि हैलोजिनेशन एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। और आपने अभी क्या बोला कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हैलोअरीन कंपैरेटिवली आसानी से करेगा, आसानी से करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल आसानी से हैलोअरीन पे जाके अटैक कर सकता है। तो हमें कोई हार्श कंडीशन लेने की जरूरत नहीं है सर। ये हार्श कंडीशन कब लेनी होती है? जब न्यूक्लियोफाइल, आगे समझ गए? तो आप देखेंगे जब कोई भी आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम करवाएंगे, जैसे मैं हैलोजिनेशन करवा रहा हूँ, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो ये कोई बहुत ज़्यादा आपको एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा है, बस ये रिएक्शन कंडीशन आपके पास है। अब यहाँ पर बात दिमाग में आती है इलेक्ट्रोफाइल कौन है इसका? भाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल तो होगा, अरे होगा नहीं होगा? बिना इलेक्ट्रोफाइल तो रिएक्शन होगी नहीं। तो इलेक्ट्रोफाइल इन दोनों से ही बनेगा, इन दोनों की रिएक्शन से ही बनेगा। क्या बनेगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा, वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो कितनी रिएक्शन पढ़ेंगे हम कल? 5। पांचों रिएक्शन किसके एग्जाम्पल होंगे? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए तुम्हें पहले क्या चाहिए होगा? इलेक्ट्रोफाइल तो चाहिए। तो इलेक्ट्रोफाइल यहीं से आएगा, हर रिएक्शन में अलग अलग आएगा। तो वो कैसे आएगा वो सीखिए। डन? कुछ आई बात समझ में? ठीक है।